सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आप सभी का कार्डियोलॉजी की दुनिया में। इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस हार्ट डिसऑर्डर अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के बारे में बता दिया। अब एक और पर्टिकुलर डिसऑर्डर है जिस पर भी क्वेश्चन आते हैं और बेसिकली वह रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर के अंदर काउंट होता है। रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर वह हार्ट की बीमारियां होती हैं जिनके अंतर्गत हार्ट में पाए जाने वाले वाल्व परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जिससे थ्रोम्बस बनने का खतरा हो जाता है। आगे चलकर वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी तक करानी पड़ती है। तो उन सारी की सारी बीमारियों को रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर में आने वाली बीमारियां वो बीमारियां हैं जो हार्ट के वाल्व को खराब कर देती हैं। फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस, जिससे हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं, और एक अगली बीमारी रूमेटिक फीवर। तो आज अपन ये पर्टिकुलर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में पढ़ने वाले हैं रूमेटिक फीवर। स्टार्ट करें अपन रूमेटिक फीवर से। रूमेटिक फीवर तो रूमेटिक फीवर के बारे में जानकारी देखो, गौर करो और अपना दिमाग दौड़ाओ। फीवर इज नॉट ए डिसऑर्डर। फीवर की बात करें तो फीवर इज ए सिम्टम। बेसिकली यह क्लिनिकल फीचर होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगोनिया, हजारों तरह के इन्फेक्शन होते हैं शरीर में और उनका एक सिम्टम होता है फीवर। नॉर्मल तौर पर फीवर को आप कभी भी एज ए बीमारी के तौर पर नहीं पढ़ते हैं। हमेशा और हमेशा इसको एक सिम्टम के रूप में पढ़ा जाता है। अगर बीमारी के तौर पर पढ़ते हैं तो फिर अपन इसी हेडिंग में पढ़ते हैं रूमेटिक फीवर। यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है रूम, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है रूम, इस रूम वर्ड का मतलब होता है मैसिव इन्फ्लामेशन। इस रूम वर्ड का मतलब होता है मैसिव इन्फ्लामेशन। मैसिव इन्फ्लामेशन यानी बॉडी में मैसिव या मैक्सिमम इन्फ्लामेशन होने की वजह से पर्सन में पैदा होने वाली बीमारी, जिसमें इनिशियल फीचर फीवर के रूप में प्रेजेंट होता है, रूमेटिक फीवर कहलाता है। तो यहां रूमेटिक फीवर को एज ए बीमारी के रूप में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसका बेसिक समझें। रूमेटिक फीवर बोले तो सारा का सारा खेल बेसिकली बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का है। सारा का सारा खेल बेसिकली बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का है। एंडोकार्डाइटिस करने वाला बैक्टीरिया और रूमेटिक फीवर कॉज करने वाला बैक्टीरिया बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है। देखें, गौर फरमाएं आप, अपन जिस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। यह आपके सामने डायग्राम है एक बच्चे का जिसकी एज है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जिसकी एज है 5 से 15 साल। इस बेचारे बच्चे को एग्जाम्पल से पढ़ें अपन, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 जनवरी को इस बेचारे बच्चे को थ्रोट, गला खराब हुआ, गले में इन्फेक्शन हुआ, सॉर थ्रोट के साथ साथ इस बच्चे को आया फीवर। गांव के किसी मेडिकल स्टोर से इसने दवाइयां ले ली। गांव के किसी मेडिकल स्टोर से इसने दवाइयां ले ली। 1-2 दिन इसके गार्जियंस ने दवाइयां दिला दी।
2-3 दिन इसने दवाई ली, फिर ये थोड़ा ठीक हो गया और 5-7-8 दिन में लगभग कंफर्टेबल हो गया। 15 जनवरी को अचानक से यह बच्चा दोबारा से बीमार हुआ। 15 जनवरी को अचानक से यह बच्चा दोबारा से बीमार हुआ। देखो फिर से समझो, 1 जनवरी को इसको सॉर थ्रोट और फीवर हुआ और यह 10 जनवरी को सही हो गया। यह बच्चा 10 जनवरी को ठीक हो गया। अब ना तो गले में इन्फेक्शन है, ना ही इसको फीवर है। 15 जनवरी को यह बच्चा फिर से बीमार होता है और इस बार बीमार इतना गंभीर हुआ है कि 16 जनवरी को तो घर वालों को वापस से अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ गई। 16 जनवरी को घर वालों को वापस से अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ गई। क्या हुआ इस पर्टिकुलर बच्चे के साथ? नंबर 1, इस बच्चे के जो जॉइंट थे सारे के सारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गया, स्टिफ हो गए। इस बच्चे के जो जॉइंट थे सारे के सारे जॉइंटों में इन्फ्लामेशन हो गया, स्टिफ हो गए, दर्द करने लगे। नंबर 1, इस बच्चे को एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट होने लगे। बोले तो फिट्स लाइक, हाथ का मूवमेंट हो रहा है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, गर्दन एक साइड में खिंच रही है, ये एपिसोड आने लगा। किसी भी इंसान को एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट पैदा होना, इसका मतलब है ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ब्रेन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट आने लग गए इस पर्टिकुलर बच्चे को। नंबर 2, इस बच्चे के लीवर में पानी भर गया, स्प्लीन में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, एंकल एडिमा हो गया। फिर इस बच्चे की अपन ने जब इकोकार्डियोग्राफी कराई तो अपन को मालूम चला कि भैया बच्चे के तो हार्ट की तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन हो रखा है। बच्चे की हार्ट की तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन हो रखा है। तीनों लेयर का एक साथ इन्फ्लामेशन, कंडीशन को नाम देंगे कार्डाइटिस। कंडीशन को नाम देंगे अपन कार्डाइटिस। इस बच्चे को कार्डाइटिस हो रखा है। इसके अलावा इस बच्चे में और गंभीर सिम्टम अपन देखते हैं तो इसकी स्किन पर नोडुल्स निकल गए। सबक्यूटेनियस टिश्यू से नीचे इसकी स्किन पर नोडुल्स निकल गए हैं। इसके अलावा अपन बात करें, इस बच्चे की स्किन पर रेड कलर के चकते भी बन गए। इस बच्चे की स्किन पर रेड कलर के चकते बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बच्चे को मार के ही डालोगे क्या? अब ये तो बीमारी ने किया है। और इस बच्चे को 15 जनवरी से लगातार बुखार फिर से आने लग गया, हाई ग्रेड। इस बच्चे को 15 जनवरी से लगातार हाई ग्रेड बुखार आने लग गया, फीवर आने लग गया। अपन ने इस बच्चे की पूरी बॉडी को चेक किया तो अपन को मालूम चला कि इस बच्चे में एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट होने का कारण ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया और ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया और ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो गया। ब्रेन का इन्फ्लामेशन होने की वजह से बच्चे में एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट डेवलप हो गए, जिनको अपन नाम देते हैं कोरिया। एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट डेवलप हो गए जिनको अपन नाम दे रहे हैं कोरिया। यानी अपन ने एनालिसिस कराया तो नंबर 1 इन्फ्लामेशन अपन को ब्रेन में मिला। नंबर 2 इन्फ्लामेशन इस बच्चे के जॉइंट में मिला। नंबर 2 इन्फ्लामेशन इस बच्चे के जॉइंट में मिला और सारे जॉइंटों में स्वेलिंग आ रही है।
जॉइंटों में स्वेलिंग आना, कंडीशन को बोलेंगे पॉलीआर्थराइटिस। कंडीशन को बोलेंगे पॉलीआर्थराइटिस। और हर एक जॉइंट में दर्द हो रहा है, इसको बोलेंगे पॉलीआर्थेल्जिया। इसको बोलेंगे पॉलीआर्थेल्जिया। नंबर 3, इसके हर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। बच्चे के हर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और हर्ट की तीनों लेयर में इन्फ्लामेशन है। हर्ट की तीनों लेयर का एक साथ इन्फ्लामेशन होना, कंडीशन को नाम देते हैं कार्डाइटिस। क्या नाम देंगे? कार्डाइटिस। इसके अलावा इसकी स्किन में भी इन्फ्लामेटरी बदलाव है, जिससे ये रेड कलर के चकत्ते मिल रहे हैं। साथ में स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस होती है, उससे नोडुल्स भी बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब बच्चे की स्किन का भी इन्वॉल्वमेंट है और स्किन में सबक्यूटेनियस नोडुल और एरिथीमा मार्जिनेटम डेवलप हो गया है। सबक्यूटेनियस नोडुल और एरिथीमा मार्जिनेटम डेवलप हो गया है। अब अपन ने इस बच्चे के इन्वेस्टिगेशन कराए। इस बच्चे के इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन ने सीबीसी कराई। सीबीसी में अपन को टीएलसी की वैल्यू ज्यादा मिली। अपन ने ईएसआर कराया, ईएसआर बढ़ा हुआ मिला। अच्छा, मिलने भी हैं यार। जब इतने सारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लामेशन हो रहा है तो टीएलसी और ईएसआर तो बढ़ेंगे। फिर अपन ने सीआरपी कराया। सी रिएक्टिव प्रोटीन अपन को पॉजिटिव मिला, ये भी मिलेगा, इन्फ्लामेशन है। फिर अपन ने इसमें एएसएलओ कराया, ये टाइटर भी पॉजिटिव मिला। इसका मतलब अपन समझ गए कि ये सारा का सारा गणित बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ने बनाया है। यानी इतना सारा बीमार करने में बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का रोल है। कैसे रोल है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का, उसको समझें आप। देखें, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस वाला बैक्टीरिया, इसकी विशेषता होती है कि यह यूजुअल तौर पर सबसे पहले तो इंसान के गले को पकड़ता है। गले को पकड़कर, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की बात हो रही है, सबसे पहले तो इंसान के गले को पकड़ता है। गले को पकड़कर यह कॉज करता है इन्फ्लामेशन टू द फेरिंग्स। इस कंडीशन को नाम देते हैं फेरिंजाइटिस। पहली कंडीशन। अगर इस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर है तो यह बैक्टीरिया इसकी बॉडी में ओवर ग्रोथ कर जाएगा और यह हार्ट में जाकर हार्ट का इन्फ्लामेशन कर देगा, खासकर एंडोकार्डियम का, बोले तो हार्ट के वाल्व का, और कंडीशन डेवलप हो जाएगी एंडोकार्डाइटिस। देखें, पहली बीमारी जो यह बैक्टीरिया डेवलप करेगा, पहली बीमारी जो ये बैक्टीरिया डेवलप करेगा वो तो है फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस से भी इसका काम नहीं चलेगा तो हार्ट को भी लपेटे में ले लेगा, बोले तो एंडोकार्डाइटिस। उसके बाद मान के चलो किसी में फेरिंजाइटिस हुआ, सही हो गया गला, बैक्टीरिया शरीर में आया और आने के बाद इसने शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर दिया। इसने शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर दिया। अब ये जो एंटीबॉडी इसने बनाई, यह कभी कभार जिस बच्चे में बनी है उस बच्चे के लिए घातक हो जाती है। ये एंटीबॉडी 5 से 10 दिन बाद खुद बच्चे के शरीर के ऑर्गन को ही खाने लग जाती। शरीर के ऑर्गन जिनको ये खाती हैं, नंबर 1 जॉइंट को खाती हैं और जॉइंट का इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं, बोले तो पॉलीआर्थराइटिस। नंबर 2, यह हार्ट की तीनों लेयर को खाने लग जाती हैं और हार्ट का इन्फ्लामेशन हो जाता है, बोले तो कार्डाइटिस।
नंबर 3, ये एंटीबॉडी ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करने लग जाती है। और नंबर 4, यह एंटीबॉडी स्किन को डैमेज करने लग जाती हैं, जिससे स्किन में रेड कलर के चकत्ते बन जाते हैं या फिर नोडुल्स निकल आते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू से नोडुल्स निकल आते हैं। तो ये बनाई हुई एंटीबॉडी अपने ही शरीर के ऑर्गन को खा रही हैं। अब जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें इस बच्चे को होने वाली बीमारी का डायग्नोसिस मैं करूं। बताओ क्या लिखूं इस बच्चे की पर्ची पर? क्या हुआ इसको? कार्डाइटिस हां हुआ है, पॉलीआर्थराइटिस हुआ है, एंसेफेलाइटिस हुआ है, डर्मेटाइटिस हुआ है। सोचो इसकी पर्ची पर क्या 4-4 बीमारियां लिखूंगा मैं? नहीं। क्या लिखूं? बॉडी में मैसिव इन्फ्लामेशन है, और मैसिव इन्फ्लामेशन होने के बाद फर्स्ट साइन कौन सा आया? फीवर। और मैसिव इन्फ्लामेशन की वजह से पैदा होने वाले फीवर को क्या बोलें अपन? रूमेटिक फीवर। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि रूमेटिक फीवर कई बार 5 से 15 साल के बच्चों में जानलेवा हो जाता है। और इनमें जानलेवा क्यों होता है? क्योंकि यह बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज करता है। मल्टीपल ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? जॉइंट आते हैं, हार्ट आता है, ब्रेन आता है और स्किन आती है। जॉइंट, हार्ट, ब्रेन और स्किन इनको इन्वॉल्व करता है। क्या बैक्टीरिया इनको डैमेज करता है? नहीं। बैक्टीरिया की वजह से बनी हुई एंटीबॉडीज इन ऑर्गन को खाने लग जाती हैं और इनको डैमेज करने लग जाती हैं। इसी पर्टिकुलर अवस्था को अपन नाम देते हैं रूमेटिक फीवर। तो व्हाट इज द रूमेटिक फीवर? व्हाट इज द रूमेटिक फीवर? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रूमेटिक फीवर देखो, परिभाषा सुनो गौर से आप। इट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर which occur after the infection with beta hemolytic streptococcus. It is the autoimmune disorder which occur after the infection with beta hemolytic streptococcus. The condition is characterized by massive inflammation to the multiple organ of body. The organ which involved during the rheumatic fever are heart, brain, joint और skin. Heart, brain, joint and skin. That is the definition of rheumatic fever. फिर से सुने। It is a autoimmune disorder. बताओ autoimmune है, अपनी ही एंटीबॉडी अपने ही बॉडी के ऑर्गन को खा रही है या डैमेज कर रही है। नंबर 1, इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच कॉमनली इन्वॉल्व द हार्ट, जॉइंट, स्किन और ब्रेन। अब अपन बात करें व्हाट इज द एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ रूमेटिक फीवर। इसकी क्या एटियोलॉजी होगी? तो एटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी पर गौर करें अपन। तो देखें, एटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी बताऊं। द कंडीशन यूजुअली अकर आफ्टर द इन्फेक्शन विद बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। यह अवस्था किसके बाद डेवलप होगी? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद। बीमारी सामान्यतः होती है 5 से 15 साल के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। इस पर्टिकुलर बीमारी में बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है और यह एंटीबॉडी खुद अपने शरीर के मल्टीपल ऑर्गन पर अटैक कर देती हैं, जिससे वह डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने के बाद शरीर का डिफेंस काम करता है, जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। इस वजह से मल्टीपल ऑर्गन में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। दैट इज द बेसिक। कम ऑन टू द नेक्स्ट।
व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक फीवर? रूमेटिक फीवर के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे? देखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस किस का इन्वॉल्वमेंट है? देखो, सबसे पहला क्लिनिकल फीचर, क्योंकि बीमारी पड़ रहे हैं अपन फीवर, तो इंसान में फीवर आएगा जो 100, 101, 102 तक जाता है। नेक्स्ट, जॉइंटों का इन्फ्लामेशन होगा भैया। अच्छा, जॉइंटों का इन्फ्लामेशन, इसको अपन नाम देंगे पॉलीआर्थराइटिस। जॉइंट का इन्फ्लामेशन, इसको अपन नाम देंगे पॉलीआर्थराइटिस। इंसान में पॉलीआर्थराइटिस हो गया। अच्छा, जॉइंटों के इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ जॉइंट में पेन भी होगा, और जॉइंट में पेन होना यह कहलाएगा पॉलीआर्थेल्जिया। जॉइंट में पेन होना यह कहलाएगा पॉलीआर्थेल्जिया। नेक्स्ट, इंसान के हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब है इंसान में डेवलप हो जाएगा कार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तीनों बीमारियों को पढ़ चुके हो आप, तीनों बीमारियों को पढ़ चुके हो। बताओ, इंसान हार्ट फेलियर में जा सकता है? यानी इंसान के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के फीचर आ जाएंगे। लंग्स में पानी भर गया, लीवर में पानी भर गया, स्प्लीन में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, एंकल एडिमा हो गया। साथ में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कंडीशन को नाम देंगे अपन कोरिया। These are the abnormal jerky movement which occur due to the involvement of brain. फिर स्किन पर ये रेड कलर के चकते बन जाएंगे, और ये जो रेड कलर के चकते हैं वह खासकर हाथों और पैरों पर बनेंगे, बोले तो एक्सट्रीमिटी पर बनेंगे। इसको अपन नाम देंगे एरिथीमा। इसको अपन नाम देंगे एरिथीमा मार्जिनेटम। देखो, एरिथीमा नाम आपने अच्छे से सुना है, बोले तो रेडनेस, और यह मार्जिन पर डेवलप होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज द एरिथीमा मार्जिनेटम। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर स्किन में ऊपर वाली परत तो है एपिडर्मिस, देन डर्मिस, उसके नीचे सबक्यूटेनियस। तो ये जो सबक्यूटेनियस में फैट होता है यह नोडुल के रूप में प्रेजेंट हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन सबक्यूटेनियस नोडुल्स। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस नोडुल्स। सबक्यूटेनियस नोडुल्स डेवलप हो जाएंगे। बताओ, ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट का साइन लिख दिया क्या मैंने? यस। क्या नाम है? कोरिया। हार्ट के इन्वॉल्वमेंट का कार्डाइटिस, जॉइंट के इन्वॉल्वमेंट का पॉलीआर्थराइटिस, स्किन के इन्वॉल्वमेंट का एरिथीमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोडुल्स। इसके अलावा अपन बात करें, ये जो पर्टिकुलर इंसान है इसको अपन ने भर्ती कर लिया, इस बच्चे को अपन ने भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद अपन इसके सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो आप। डायग्नोसिस कराना चाहते हो, डायग्नोसिस कराने में सबसे पहला पॉइंट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन।
सबसे पहला पॉइंट डायग्नोस्टिक मीजर, सबसे पहले हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में क्या मिलेगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्लू मिलेगा। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट। गला तो खराब हुआ होगा 10-15 दिन पहले, निश्चित हुआ होगा। गला तो खराब हुआ होगा 10-15 दिन पहले, निश्चित हुआ होगा। अगला पॉइंट, फिजिकल एग्जामिनेशन में सारे जॉइंटों में सूजन है, पॉलीआर्थराइटिस, पैरों में सूजन, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, पेट में पानी भरा हुआ है कार्डाइटिस की वजह से। ये सारे के सारे फीचर फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब वैसे चाहो तो इसमें जॉइंटों का एक्सरे करा लो सूजन देखने के लिए। हार्ट में स्वेलिंग है, इकोकार्डियोग्राफी करा लो। चाहो तो सीटी एमआरआई भी करा सकते हैं ब्रेन की, और सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। अरे ये तो छोड़ो, ये तो अपन पर्टिकुलर ऑर्गन में डैमेज देखने के लिए करा रहे हैं। आप उस पे आओ ना जिससे बीमारी डायग्नोस हो जाए, उस पे आओ ना जिससे बीमारी डायग्नोस हो जाए। सीबीसी करा लो। सीबीसी में आपको डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए मिलेंगे। सीबीसी में आपको डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए मिलेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस, ईएसआर करा लो, ईएसआर आपको बढ़ी हुई मिलेगी। सीआरपी करा लो, सी रिएक्टिव प्रोटीन आपको पॉजिटिव मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, 15 दिन पहले मेरा गला खराब हुआ था, तो अब 15 दिन के बाद मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई होंगी स्ट्रेप्टोकोकस के खिलाफ। उसका पता कैसे लगाऊं मैं? एएसएलओ की जांच करा लो। एएसएलओ की जांच करा लो, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, इंपॉर्टेंट ये हैं। सारी जांच पॉजिटिव आ गई। 15 दिन पहले गला खराब हुआ था, कंफर्म हो गया कि भैया बच्चे को रूमेटिक फीवर है। जान बचाओ, बच्चे की जान बचाओ। कैसे बचाओगे? अच्छा, ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर में जब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है और हार्ट की तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन होता है, हार्ट की तीनों लेयर का इन्फ्लामेशन होता है, तो हार्ट में कुछ डैमेज पार्ट बन जाता है, नेक्रोटाइज पार्ट बन जाता है। और ये जो डैमेज और नेक्रोटाइज पार्ट है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एस्कॉफ ने। सबसे पहले डिस्कवर किया था एस्कॉफ ने। तो इन पर्टिकुलर बॉडीज को अपन बोलते हैं एस्कॉफ बॉडी। तो एस्कॉफ बॉडी कौन सी बीमारी का कैरेक्टरिस्टिक साइन है? आंसर है रूमेटिक फीवर। एस्कॉफ बॉडी कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है? आंसर है रूमेटिक फीवर में। कहां देखने को मिलेंगी जी? जॉइंट में, स्किन में, ब्रेन में या हार्ट में? आंसर है हार्ट में। एस्कॉफ नाम एस्कॉफ के द्वारा दिया गया। ये जो डेड टिश्यू होता है, चारों तरफ से इन्फ्लाम्ड होता है। यहां बहुत सारी लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट का जमाव हो जाता है। जो ये गोलाकार स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलती है एमआरआई स्कैन में, इन बॉडीज को अपन एस्कॉफ बॉडी बोलते हैं। तो एस्कॉफ बॉडी आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूमेटिक फीवर। अब ये जो बच्चा इतनी सारी गंभीर समस्याएं लेकर आया है, भैया तुरंत इसका इलाज चालू कर दो। क्या इलाज करना चाहते हो? क्या इलाज करना चाहते हो? व्हाट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट? हार्ट का इन्फ्लामेशन हो रहा है, सबसे पहले फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराओ।
ताकि लंग्स में पानी भरा हुआ होगा तो सांस में जो दिक्कत आ रही है वो कम हो जाएगी। बच्चे में ऑक्सीजन लगा दो, बोले तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हार्ट कम काम कर रहा है, बॉडी के टिश्यू को परफ्यूजन नहीं मिल रहा। बीपी चेक कर लो, बेचारे का कम हो तो डिजॉक्सिन डाइयूरेटिक चला दो, डिजॉक्सिन डाइयूरेटिक चला दो, एक्स्ट्रा मात्रा का फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी। फीवर आ रहा है बच्चे को, पैरासीटामोल दो। जॉइंट में बहुत गंभीर पेन हो रहा है, डाइक्लोफेनेक ओरली दे तो ओरली, अदरवाइज तो इंजेक्टेबल भी दे सकते हो। एंटीबायोटिक खिलानी है क्या? एंटीबायोटिक खिलानी है क्या? बहुत सारे साथी आंसर दे रहे हैं यस। मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक आप खिलाओगे बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया तो गया 15 दिन पहले छोड़ के, आज थोड़ी है बैक्टीरिया। तो बेसिक अपन यहां बात करें, एक तो अपन सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं, पर फिर भी एंटीबायोटिक अपन खिलाते हैं। उसके दो कारण हैं। बॉडी में इतनी सारी जगह इन्फ्लामेशन हो रहा है, चलो एक बैक्टीरिया चला गया, दूसरा आ गया तो सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी तो खतरा है। तो एज ए प्रोफाइलैक्सिस खिला दो, नंबर 1। नंबर 2, 100 बैक्टीरिया आए थे, 90 चले गए, 10 हो सकता है बच रहे हो, और बच रहे हैं तो अंदर ही अंदर एंटीबॉडी बना रहे हैं। वही तो नहीं बनना चाहते अपन चाहते हैं एंटीबॉडी नहीं बने, एंटीबॉडी बनेंगी तो अपने ही ऑर्गन को खाएंगी। तो यहां पर एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। बताओ, हो गया सिम्टोमेटिक इलाज? अगर पूछा जाए इनमें से सबसे बेस्ट चीज कौन सी है जो लिखा हुआ, सबसे बेस्ट, तो आंसर है इनमें से कुछ भी बेस्ट नहीं है। यह सारे के सारे सिम्टोमेटिक है। सबसे बेस्ट तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, सबसे बेस्ट तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, और वो बेस्ट है स्टीरॉइड्स। देखें, इस बीमारी में मेनली क्या हो रहा है, बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन का इन्फ्लामेशन हो रहा है, और वो भी कीमती ऑर्गन का, हार्ट का, जॉइंट का, ब्रेन का। जल्दी से सही कर दो, अदरवाइज तो डैमेज हो जाएंगे। तो इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने वाली दवाई, आंसर है स्टीरॉइड। नंबर 2, क्या चाहते हैं कि यार एंटीबॉडी अपने ही शरीर पर, अपने ही शरीर के ऑर्गन को मार रही है, तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर रहा है। अगर इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा नीचे बिठा दें कि भैया कम काम कर, इम्यून सिस्टम को नीचे बिठा दो, कम काम कर, तू जो एंटीबॉडी बना रहा है वो मुझे ही खा रही है, मत बना कुछ समय के लिए, इम्यूनिटी को सप्रेस कर दें। क्यों ना सुबह शाम इंजेक्शन लगा के इम्यूनिटी को सप्रेस करने की कोशिश करें, ताकि एंटीबॉडी का बनना बंद हो जाए। और एंटीबॉडी नहीं बनेंगी तो बताओ, जो मल्टीपल ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो रहा था वो जल्दी सही हो जाएगा। तो रूमेटिक फीवर में दी जाने वाली वास्तविक या इंपॉर्टेंट दवाई है स्टीरॉयड। बिना स्टीरॉयड के इसका रेस्पॉन्ड करना संभव नहीं है। दैट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ रूमेटिक फीवर। इज दैट क्लियर? फिर से आ जाएं आप, यहां से शुरू किया था। मेरा आप साथियों से क्वेश्चन था कि भैया फीवर एक सिम्टम होता है, यहां बीमारी के रूप में क्यों पढ़ रहे हो? अब आप समझ गए कि सर यहां बीमारी ही इतनी सारी है। बच्चे का डायग्नोसिस क्या करें? कार्डाइटिस लिखें, पॉलीआर्थराइटिस लिखें,
एंसेफेलाइटिस लिखें, एरिथीमा मार्जिनेटम लिखें, डर्मेटाइटिस लिखें, लिखें क्या? एक बच्चे में 5-5, 6-6 कंडीशन डेवलप हो गई, तो सारी बीमारियों में बॉडी में मैसिव इन्फ्लामेशन हुआ, दैट इज रूम, और उसकी वजह से फीवर हुआ। सो दैट्स व्हाई दैट इज द रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हैं? रूमेटिक फीवर के टारगेट ऑर्गन हैं जॉइंट, ब्रेन, हार्ट और स्किन। जॉइंट, ब्रेन, हार्ट और स्किन, ये इसके टारगेट ऑर्गन हैं। क्या यह बीमारी किसी बाहरी चीज से होती है या शरीर की अंदरूनी चीज से? अंदरूनी चीज से। किससे? एंटीबॉडी से। अपने अंदर बनने वाली एंटीबॉडी अपन को ही मार रही है, ऑटो इम्यून बोल दे। अच्छा, यह एंटीबॉडी सामान्यतः कब बनती हैं? जब इंसान में बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का संक्रमण होता है। तो क्या संक्रमण होने के बाद यह वाली घटना सभी में होती है? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। लाखों में से 4-5 जनों में होती, 1 लाख में से 4 से 5 बच्चों में यह घटना होती है, बाकी में नहीं होती। क्योंकि देखो, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आर्थराइटिस जो होता है बेसिकली बॉडी टू बॉडी डिपेंड है, सभी में तो नहीं होता। तो सभी में नहीं होती, किसी किसी में होती है। तो यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो 5 से 15 साल वाले बच्चों में होता है, जिसके अंतर्गत अपने ही शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी अपने ही शरीर के ऑर्गन को टारगेट करके उनमें इन्फ्लामेशन कॉज करती है। और कौन कौन से टारगेट ऑर्गन हैं जिनमें इन्फ्लामेशन होता है, वो सारे के सारे आपके सामने, ब्रेन, जॉइंट, हार्ट और स्किन। अब यहां अपन बात करें इसको सिस्टमेटिक तरीके से, यदि मैं बताऊं, सबसे पहले इस बीमारी की डेफिनेशन सुने फिर से आप डेफिनेशन। इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच कॉमनली इन्वॉल्व the brain, heart, joint and skin. The disorder usually occur in school going children and it usually occur after the infection with beta hemolytic streptococcus. तो देखो, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के क्या क्या अलग नुकसान हो गए। नुकसान नंबर 1, 99% आपके मेरे जैसे साथियों में यह गले को इन्फेक्ट करता है, 2-4 दिन में चला जाता है। 99, 0.8% में, क्योंकि 99 हो गया, 1% रह गया, 1% में से 0.8 में जिनके या तो वाल पहले से खराब है या इम्यूनिटी कमजोर है, यह बैक्टीरिया गले से होता हुआ वाल तक पहुंच जाता है और एंडोकार्डाइटिस कॉज कर देता है। बचा कितना? 0.2% में यह इंसान में रूमेटिक फीवर भी कॉज कर देता है। ये परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी। द डिसऑर्डर इज मेनली कॉज्ड आफ्टर द इन्फेक्शन विद बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. After the infection with that organism, the body produces the antibody, and these antibody commonly attack the following organs and cause their inflammation. So that's why it is a autoimmune disorder. That's why it is a autoimmune disorder. What are the common clinical feature of rheumatic fever? देख लो कॉमन क्लिनिकल फीचर। फीवर आएगा, पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थेल्जिया, कार्डाइटिस, कोरिया, एरिथीमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोडुल, ये सारे के सारे फीचर इंसान में डेवलप होंगे। देखो, फीचर अपन और भी लिख सकते हैं, जैसे एक ही लाइन में लिख दिया मैंने कार्डाइटिस, अब इसको मैं बड़ा चढ़ा कर लिख दूं, पल्मोनरी कंजेशन,
डिस्निया, टेकिपनिया, साइनोसिस, कफिंग, हिमेप्टिसिस, हिपेटोमिगेली, स्प्लीनोमिगेली, एंकल एडिमा, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, सारे फीचर डेवलप हो सकते हैं। हार्ट डैमेज हो रहा है तो सारे फीचर डेवलप हो सकते हैं। कैसे पता चलाएंगे इस बीमारी का? हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की हिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा? तो देयर इज ए फाइंडिंग फॉर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सॉर थ्रोट। सॉर थ्रोट की प्रीवियस हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपको बहुत सारी फाइंडिंग हैं जो इसमें मिलेंगी। देन जॉइंट का एक्सरे करा लो, हार्ट की इको करा लो, ब्रेन की सीटी एमआरआई करा लो, सोनोग्राफी करा लो, ये सब करा सकते हैं। परंतु मेन मुद्दे पे आओ, जो बीमारी है उसके बारे में सोचो। और मेन मुद्दे पे आने का मतलब है अपन यहां पर इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए क्या जांच कराएंगे। देखो, सीबीसी जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, ईएसआर जो बढ़ा हुआ मिलेगा, सीआरपी जो पॉजिटिव मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एएसएलओ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जो पॉजिटिव मिलेगा। इस गंभीर अवस्था वाले बालक का क्या इलाज करोगे? अच्छा, इलाज से पहले एक बता दिया आपको, एस्कॉप बॉडी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूमेटिक फीवर विच आर कॉमनली फॉर्म्ड इनसाइड द हार्ट। क्या इलाज करें? एक तो सिम्टोमेटिक इलाज कर दो भैया, फाउलर पोजीशन, सांस में दिक्कत है, ऑक्सीजन लगाओ, डी लगाओ, डिजॉक्सिन डायूरेटिक, फीवर आ रहा है, पीसीएम, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक दे दो यार, दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो जाए, या फिर एक आध बैक्टीरिया बचाए तो मार दें उसे भी। जो मेन इलाज है वो है स्टीरॉयड। इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा और इम्यूनिटी को भी सप्रेस करेगा। इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा और इम्यूनिटी को भी सप्रेस करेगा, ताकि शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी का टाइटर या वैल्यू कम हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया मैनेजमेंट, दैट इज द एंड ऑफ रूमेटिक फीवर। परंतु अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें कई बार पूछा गया है वो बाकी। चलो, पढ़ाने के लिहाज से मैंने बता दिया, बच्चे में जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ब्रेन का होगा। सोचो ना यार, एक 5, 7, 8 साल का बच्चा इतनी सारी बीमारियों को झेल पाएगा क्या? नहीं झेल पाएगा। इलाज भी होना टिपिकल हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, ऐसा नहीं कि सारे के सारे रूमेटिक फीवर वाले केस में ये सारे के सारे सिम्टम मिले, अलग अलग भी मिल सकते हैं। किसी में केवल जॉइंट और हार्ट इन्वॉल्व है, किसी में केवल ब्रेन इन्वॉल्व है, किसी में केवल स्किन इन्वॉल्व है, किसी में दोनों तीनों इन्वॉल्व हैं। जरूरी नहीं है कि 100% जो सिम्टम अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे मरीज में मौजूद हों, फिर तो यह परिस्थिति जानलेवा हो सकती है। तो जॉन नामक साइंटिस्ट ने एक क्राइटेरिया बनाया कि किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को रूमेटिक फीवर डायग्नोस करने के लिए उसमें कौन कौन से सिम्टम होने चाहिए, और इस क्राइटेरिया को अपन नाम देते हैं जॉन क्राइटेरिया। दैट इज द जॉन क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर। जॉन ने बताया रूमेटिक फीवर के सिम्टम्स को 2 कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी इन्होंने बनाई मेजर सिम्टम्स, मेजर क्राइटेरियन सिम्टम्स, और एक कैटेगरी इन्होंने बनाई माइनर क्राइटेरियन सिम्टम्स। मेजर क्राइटेरियन सिम्टम्स और माइनर क्राइटेरियन सिम्टम्स। मेजर क्राइटेरियन सिम्टम्स और माइनर कौन कौन से हैं, डील करेंगे।
इन्होंने बताया किसी भी बच्चे या इंसान में रूमेटिक फीवर डायग्नोस करना है तो उसके दो तरीके होंगे। या तो रूमेटिक फीवर में दो मेजर सिम्टम मौजूद हों, या एक मेजर और दो माइनर, एक मेजर और दो माइनर सिम्टम मौजूद हैं तो आप उसको रूमेटिक फीवर नाम दे सकते हैं। यहां आपके एग्जाम में सिम्टम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह जॉन क्राइटेरिया के अंतर्गत कौन सा सिम्टम है, मेजर या माइनर। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 14 साल का जिसको 20 दिन पहले गला खराब हुआ, फीवर आया, अब उसके जॉइंटों में दर्द है, केवल जॉइंटों में दर्द है और उसको फीवर आ रहा है। जॉइंटों में दर्द है, इन्फ्लामेशन नहीं है, पॉलीआर्थेल्जिया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 14 साल का बच्चा जिसको पॉलीआर्थेल्जिया है, 10 दिन पहले गला खराब हुआ था उसका, अब उसको पॉलीआर्थेल्जिया है और फीवर है 15 दिन बाद। अब उसका ल्यूकोसाइटोसिस मिला है, सीआरपी पॉजिटिव, एएसएलओ पॉजिटिव। क्या डायग्नोस कर दें कि उसको रूमेटिक फीवर है? क्या उसको डायग्नोस कर दें रूमेटिक फीवर है? क्या जॉन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? केस नंबर 1। केस नंबर 2, 20 दिन पहले या 15 दिन पहले उसका गला खराब हुआ, अब उसको रेड कलर के चकते बन गए, एरिथीमा मार्जिनेटम, और उसके जॉइंटों में इन्फ्लामेशन है, जॉइंटों में इन्फ्लामेशन है, पॉलीआर्थराइटिस, ये सिम्टम है। क्या इनको देखकर डायग्नोस कर दें कि उसको रूमेटिक फीवर है? दैट इज द केस नंबर 1 एंड विच इज द केस नंबर 2। यह रूमेटिक फीवर वाला बच्चा नहीं है, नेगेटिव है, जॉन क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा, ये कन्फर्म है। अब आप कहोगे कि सर कैसे? क्योंकि मुझे पता है कौन से मेजर हैं कौन से माइनर हैं। ये दोनों मेजर हैं, ये दोनों मेजर हैं। पॉलीआर्थराइटिस भी मेजर है और एरिथीमा मार्जिनेटम भी मेजर है। इसका मतलब दो मेजर सिम्टम आते ही रूमेटिक फीवर बोल दो, या एक मेजर और दो माइनर। कि सर इधर भी तो है, नहीं, ये माइनर है, ये भी माइनर है, ये माइनर, ये माइनर, ये माइनर, ये सारे के सारे माइनर हैं, एक भी मेजर नहीं है। इसका मतलब बिना मेजर के तो बोल ही नहीं सकते, या तो दो मेजर हो या एक मेजर प्लस दो माइनर सिम्टम हो तो रूमेटिक फीवर डायग्नोस करेंगे। अब यहां अपन को आंसर देना है या सीखना है कौन से तो मेजर हैं और कौन से माइनर हैं, कौन से तो मेजर हैं और कौन से माइनर। ये इसीलिए लिखे थे मैंने ताकि अपन को दोबारा नहीं लिखने पड़े। ये जो इधर की साइड लिखे हुए हैं, these are the major criterion symptom for rheumatic fever according to John criteria। देखो, जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट नंबर 1, जॉइंट में इन्फ्लामेशन, पॉलीआर्थराइटिस। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नंबर 2, कार्डाइटिस। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नंबर 3, कोरिया।
स्किन में एपिडर्मिस डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट एरिथीमा मार्जिनेटम, और स्किन में के नीचे सबक्यूटेनियस का इन्वॉल्वमेंट सबक्यूटेनियस नोडूल। दीज ऑल आर द मेजर सिम्टम ऑफ रूमेटिक फीवर अकॉर्डिंग टू जॉन क्राइटेरिया। इधर जितने भी लिखे हुए हैं फीवर आना, देखो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है कि रूमेटिक फीवर पढ़ रहे हैं और फीवर को ही माइनर माना है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो गलती हो सकती है, अपन को लगेगा कि फीवर तो मेजर होना चाहिए, नहीं, फीवर माइनर क्राइटेरियन सिम्टम में आता है, तो फीवर माइनर है। जॉइंट का इन्फ्लामेशन मेजर है, जॉइंट का इन्फ्लामेशन मेजर है, बट जॉइंट का पेन होना माइनर है। WBC बढ़ी हुई ल्यूकोसाइटोसिस, ESR बढ़ी हुई, CRP पॉजिटिव, ASLO पॉजिटिव, दे ऑल आर द माइनर क्राइटेरियन सिम्टम। तो यहां पर देखें जो अभी अभी केस मैंने बताया, अभी अभी केस मैंने बताया, उधर देखो केस नंबर 1 ल्यूकोसाइटोसिस माइनर है, CRP माइनर है, ASLO माइनर है, पॉलीआर्थेल्जिया अगर आर्थराइटिस होता तो माइनर नहीं मेजर हो जाता। पॉलीआर्थेल्जिया माइनर, फीवर माइनर, सारे माइनर है। और अपन को जॉन ने क्या बताया, एक मेजर 2 माइनर, तो मेजर तो आया ही नहीं, इसका मतलब रूमेटिक फीवर नहीं है। इधर देखो एरिथीमा मार्जिनेटम मेजर है, पॉलीआर्थराइटिस मेजर है, क्या बताया जॉन ने, 2 मेजर सिम्टम आए तो रूमेटिक फीवर बोल दो। तो दैट इज द जॉन क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर। ध्यान रखना है इसमें फीवर माइनर में शामिल है। पॉलीआर्थेल्जिया देखो पॉलीआर्थराइटिस मेजर में शामिल है, जबकि पॉलीआर्थेल्जिया माइनर में शामिल है। तो इस पर 1-2 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द मेजर सिम्टम और माइनर सिम्टम ऑफ रूमेटिक फीवर अकॉर्डिंग टू जॉन क्राइटेरिया। तो इट इज द एंड ऑफ रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक फीवर को देख लें जो मैंने आपको पढ़ाया है। परिभाषा देख लो सबसे पहले। It is the autoimmune disorder characterized by massive inflammatory reaction commonly involve, किस किस का इन्वॉल्वमेंट, जॉइंट का, स्किन का, हार्ट का और ब्रेन का, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए डायग्राम में देख लें जॉइंट में क्या हो रहा है, जॉइंट में क्या हो रहा है, ये देखो ये देखो जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है, आर्थराइटिस। हर्ट में देखो इन्फ्लामेटरी हर्ट है, इन्फ्लामेशन है, कार्डाइटिस। ये देखो नोडुल्स, ये येलो कलर में जो दिख रहा है दैट इज द नोडुल्स, जिसको अपन बोल रहे हैं सबक्यूटेनियस नोडुल्स। उसके अलावा एरिथीमा मार्जिनेटम, ये देखें रेड कलर के चकते, एरिथीमा मार्जिनेटम। और उसके अलावा कोरिया, जो ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं रूमेटिक फीवर में। नेक्स्ट इटियोलॉजी पढ़ो। इट इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉमनली अकर आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ बीटा हीमोलाइटिक स्टेप्टोकोकस ग्रुप ए that belong to the streptococcus pyogenes. The autoimmune antibody commonly attack the multiple organ and cause their inflammation. It is common in school going 5 से 15 साल। क्लिनिकल फीचर देख लो, फीवर, मल्टीपल जॉइंट पेन, पॉलीआर्थेल्जिया, मल्टीपल जॉइंट इन्फ्लामेशन, पॉलीआर्थराइटिस, रेडनेस ओवर एक्सट्रीमिटी, एरिथीमा मार्जिनेटम,
सबक्यूटेनियस नोडूल और हार्ट मसल के इन्वॉल्व होने पर कार्डाइटिस और ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट पर कोरिया, एबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी जर्की मूवमेंट। कैसे पता चलाएं प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सॉर थ्रोट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गला खराब होने की हिस्ट्री मिलेगी फिजिकल एग्जामिनेशन। हालांकि फिजिकल एग्जामिनेशन में एस्कॉप बॉडी दिखेगी नहीं, बट एस्कॉप बॉडी इसमें बनती है। एस्कॉप बॉडी फीचर ऑफ रूमेटिक फीवर, दे आर द नोडुल्स, दे आर द नोडुल्स, नॉट द मॉडुल्स, दे आर द नोडुल्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द हार्ट। इसके अलावा जॉइंट का एक्सरे करा लो सिम्टोमेटिक के हिसाब से, चेस्ट एक्सरे, इको, सीबीसी, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ईएसआर बढ़ी हुई और एएसएलओ टाइटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सिम्टोमेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, डिजॉक्सिन, डायूरेटिक और बेस्ट मैनेजमेंट स्टीरॉइड। और एक आध बैक्टीरिया बचा हुआ है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके बाद जॉन क्राइटेरिया फॉर रूमेटिक फीवर देख लो आप। अकॉर्डिंग टू जॉन क्राइटेरिया देयर आर टू टाइप ऑफ सिम्टम्स। ये मेजर क्राइटेरियन सिम्टम है, उधर है माइनर क्राइटेरियन सिम्टम। ये माइनर है। मेजर में देखो कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, एरिथीमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोडूल। माइनर में देखो फीवर, ASLO पॉजिटिव, इंक्रीज ESR, पॉलीआर्थेल्जिया और ल्यूकोसाइटोसिस। अकॉर्डिंग टू जॉन क्राइटेरिया द पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड एज रूमेटिक फीवर इफ पेशेंट हैव टू मेजर क्राइटेरियन सिम्टम, या तो दो मेजर मिले, या तो दो मेजर मिले, और पेशेंट हैव वन मेजर एंड टू माइनर क्राइटेरियन सिम्टम। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा तो मेजर सिम्टम है और कौन सा माइनर सिम्टम है। इज दैट क्लियर? तो इट इज द एंड ऑफ रूमेटिक फीवर और ऑल टाइप ऑफ हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट डिसऑर्डर में जितने भी बीमारियां शुरू से मैंने स्टार्ट की थी वो सारी की सारी कंप्लीट होती हैं। पूरी उम्मीद की आपको सारी की सारी समझ में आई। सभी के बेसिक क्वेश्चंस की भी जानकारी आपको मिली। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने यहां पढ़ा दिए, लगभग बता दिए। अब आप किसी भी तरह का क्वेश्चन करेंगे तो वो आपका सॉल्व होगा। अब क्या बचा है इसके बाद? तो देखो हाइपरटेंशन, CAD, CHF, वाल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी हार्ट डिसऑर्डर, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, उसके बाद रूमेटिक फीवर। इसके अलावा अपन ने PTINR की जानकारी भी ली जो इंपॉर्टेंट था। अब अपने दो पोर्शन बचे। पोर्शन नंबर 1 डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल, जिसमें मेनली मैं 3 बीमारियां आपको पढ़ाऊंगा। 2 माइनर से पॉइंट हैं वो भी अपन डील करेंगे। इनमें 3 जो मेजर बीमारियां हैं दैट आर द वेरिकोज वेन नंबर 1। इसके बाद DVT बोले तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, और उसके अलावा अयोटा का एबनॉर्मली डायलेट हो जाना दैट इज द एन्यूरिज्म। 2 और माइनर वर्ड होते हैं जो एक आध बुक में दिए हुए हैं, कभी कभार एक आध बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, दैट इज द बर्जर डिसऑर्डर और उसके अलावा राइनॉइड फिनोमिना या रिनॉइड फिनोमिना। तो उनका केवल अपन को बेसिक पढ़ना है कि ये होती क्या है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो टोटल करके अपन ये 3-4 बीमारियां इसमें पढ़ेंगे। हार्ट और ब्लड वेसल की सारी बीमारियां कंप्लीट हो जाएंगी, बोले तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद एक मेजर टॉपिक बचेगा जिसमें मेन क्वेश्चन आते हैं ECG से। ECG दी जाती है और एग्जामिनर पूछता है कि इसमें क्या है, फ्लैटर है, फिब्रिलेशन है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, क्या उसका इलाज होना चाहिए। टॉपिक का नाम होगा डिसरिदमिया
और उसका मैनेजमेंट भी अपन पढ़ेंगे, जिसमें ईसीजी से संबंधित क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो केवल 2 टॉपिक आपके बचे हैं, पूरी उम्मीद की जल्दी ही इनको अपन कवर कर लेंगे। 2 टॉपिकों में डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल और साथ में डिसरिथमिया। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल। टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।